दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो एंड इट्स बायोप्सी। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि जब भी मैं फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर या कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा तो उससे रिलेटेड मैं साइड में एक इंडेक्स बना देता हूं और उस इंडेक्स में कुछ टॉपिक को मैं लिखता हूं, कुछ पॉइंट्स को लिखता हूं जो उस प्रोसीजर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और इन्हीं के बारे में मैं इस लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक इंडेक्स दिख रहा होगा जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डेफिनेशन के बारे में, बोन मैरो की क्या डेफिनेशन है या बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है। दूसरा मैं टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, हीमोपोइसिस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कहाँ पे होता है, पर्पज ऑफ बोन मैरो बायोप्सी क्या है, साइट ऑफ बोन मैरो बायोप्सी, अमाउंट ऑफ सैंपल कितना लेंगे, आर्टिकल्स, प्रोसीजर और नर्सिंग केयर, इन सब बातों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेफिनेशन। डेफिनेशन दोस्तों अगर डेफिनेशन की बात करें हम तो फर्स्ट वन में डेफिनेशन बोन मैरो की डेफिनेशन देखता हूं। बोन मैरो, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज बोन मैरो, बोन मैरो क्या है, उसकी अगर हमें डेफिनेशन याद करनी है तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बोन मैरो एक टिश्यू है। बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बोन मैरो इज ए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बोन मैरो इज ए टिश्यू। तो मैं यहीं से इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज ए specialized tissue that have special cells and it present in बोन्स। ये एक स्पेशल टिश्यू है जो आपके बोन्स के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम बोलेंगे बोन मैरो। तो दोस्तों ये जो बोन मैरो है आपको पता लग रहा है बोन के अंदर पाया जाता है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो मेनली जो बोन मैरो है ये आपके फ्लैट बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर, उनके अंदर पाया जाता है। होता क्या है ये, मान लीजिए ये आपकी बोन है, एक बोन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये आपकी लॉन्ग बोन्स है और इस लॉन्ग बोन्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये बीच के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोल के चलते हैं बोन मैरो। दैट इज बोन मैरो। इन लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो आपके बोन मैरो के अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो बोन मैरो है ये दो टाइप्स का हो सकता है। इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो और दूसरा है आपका येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। दोस्तों जो रेड बोन मैरो है ये रेड बोन मैरो है रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस, रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का बोन मैरो है जो हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहीं से बता देंगे कि रेड बोन मैरो है वो हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
अब आपसे पूछा जाता है कि हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बता दें कि हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के निर्माण को हीमोपोइसिस बोला जाता है। आपके आरबीसी है, आपकी डब्ल्यूबीसी है, आपकी प्लेटलेट्स हैं, इनके निर्माण को, इनके सिंथेसिस को क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस बोला जाता है। और हीमोपोइसिस का निर्माण कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। इसलिए रेड बोन मैरो को ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से बोला जाता है हीमोपोएटिक बोन मैरो। रेड बोन मैरो को क्या बोला जाता है, हीमोपोएटिक बोन मैरो बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं येलो बोन मैरो, दोस्तों जो येलो बोन मैरो है, ये येलो बोन मैरो, इसको फैटी बोन मैरो बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फैटी बोन मैरो। ये बोन मैरो किसी प्रकार के हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मैं यहां पे नीचे नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी हीमोपोइसिस, किसी भी प्रकार के हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है येलो बोन मैरो। अब दोस्तों बात आती है कि जो रेड बोन मैरो है, ये आपकी लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन लॉन्ग बोन्स की भी अगर हम बात करें तो एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की एज तक आपकी लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। और 20 साल के बाद में ये रेड बोन मैरो है, ये येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फैटी बोन मैरो बोलते हैं। और फैटी बोन मैरो किसी प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं करता है। अब बात आती है कि 20 साल के बाद फिर ब्लड सेल्स का निर्माण कहां से होगा, तो इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं एज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि हीमोपोइसिस कब कहां से होता है, तो आप लोग बता दें। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस, यहाँ पे देखो डेफिनेशन हमारी हो गई है बोन मैरो की। उसके बाद टाइप्स हो गए हमारे, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। उसके बाद मैंने हीमोपोइसिस बता दिया कि हीमोपोइसिस कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और हीमोपोइसिस रेड बोन में जो 20 साल तक रेड बोन मैरो है, ये लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। उसके बाद लॉन्ग बोन्स का रेड बोन मैरो कन्वर्ट इनटू द येलो बोन मैरो एंड दैट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी हीमोपोइसिस। नेक्स्ट बात मैं आपसे करता हूं दोस्तों, यहां से हीमोपोइसिस। अगर हम हीमोपोइसिस की बात करें तो दोस्तों एक होती है जेस्टेशनल पीरियड। फर्स्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं जेस्टेशनल पीरियड। अगर हम जेस्टेशनल पीरियड की बात करें तो आपको पता है फीटल लाइफ के दौरान ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सभी को पता है जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो बच्चा अपने खुद करता है, मदर से उसको किसी प्रकार का ब्लड नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कौन सा ऑर्गन करता है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपसे, in the first 3 months of fetal life which organ is responsible for hemopoiesis।
फर्स्ट फीटल लाइफ के फर्स्ट 3 मंथ में ब्लड का फॉर्मेशन कहां से किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग जेस्टेशनल पीरियड में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट 0 to 3 मंथ, 0 to 3 मंथ, फर्स्ट 0 to 3 मंथ जो हीमोपोइसिस है वो कौन करता है, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक फर्स्ट 0 से 3 मंथ में ब्लड का फॉर्मेशन यॉर्क सैक करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, अगर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ की बात करें तो आप लोग आंसर बता के चलें लीवर। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट राइट है कि फर्स्ट 3 मंथ आपसे पूछा गया था। तो फर्स्ट 3 मंथ में फीटल लाइफ के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है, यॉर्क सैक करता है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ लीवर रेस्पॉन्सिबल होता है, कुछ मात्रा में स्प्लीन भी करता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप लीवर को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, सेकंड नंबर में आपसे बोल के चल रहा हूं, एट बर्थ टू 20 years of age, at birth to 20 years age, अगर बर्थ से 20 years तक की बात की जाए तो आप लोग बताएं रेड बोन मैरो। ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग बोन्स का जो रेड बोन मैरो है वो 20 साल तक हीमोपोइसिस करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां से आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years, 20 years के बाद हीमोपोइसिस कहां से होता है, तो आप लोग आंसर बताएं। फ्लैट बोन्स रेड बोन मैरो, या मैं कह सकता हूं रेड बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स का जो रेड बोन मैरो है वो आपके 20 साल के बाद आपका हीमोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से हीमोपोइसिस हमारा हो गया, बोन मैरो की डेफिनेशन हमारी हो गई, बोन मैरो के टाइप्स हमारे हो गए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन मैरो बायोप्सी क्या है। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि बोन मैरो बायोप्सी का मतलब होता है कहीं से कोई सैंपल लेना, किसी सेल या टिश्यू को कलेक्ट करके और उस सैंपल को फिर लेबोरेटरीज में उनका माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। बेसिकली इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है बोन मैरो बायोप्सी तो सिंपल सी बात है, बोन मैरो बायोप्सी के अंदर हम बोन मैरो का सैंपल को लेंगे और उसका फिर हम माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये प्रोसीजर हमारा कहलाता है बोन मैरो बायोप्सी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं बोन मैरो बायोप्सी, जिसको मैं BMB से रिप्रेजेंट करता हूं। बोन मैरो बायोप्सी का मतलब BMB बोले तो बोन मैरो बायोप्सी। और बोन मैरो बायोप्सी क्या होती है, it is a diagnostic procedure in which
in which a specimen is taken by a specimen of bone marrow tissue is taken, a specimen of bone marrow tissue is taken from the bones. कहां से लिया जाता है? बोन्स से लिया जाता है। ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें डायग्नोसिस किया जाएगा किसी डिजीज की पहचान करने के लिए। एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है बोन मैरो टिश्यू का, लॉन्ग बोन से या फिर हम कह सकते हैं बोन से, बाई ए किसकी सहायता से लेंगे हम? बाई ए थिक नीडल, बाई ए थिक नीडल, जिसको हम बायोप्सी नीडल भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोप्सी नीडल। बायोप्सी नीडल के द्वारा एक सैंपल लिया जाता है जिसको हम बायोप्सी नीडल बोलते हैं और उस सैंपल को हम बीएमबी बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे ओपन कट करके भी हम सैंपल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो निडल एस्पिरेशन टेक्निक यूज की जाती है, निडल के द्वारा हम इंसर्ट करते हैं, जिसको बायोप्सी निडल बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पर्पज ऑफ बीएमबी। बीएमबी के पर्पज क्या है, हम क्यों लेते हैं बीएमबी? तो दोस्तों आपको यहाँ से सीधा सा फर्स्ट लाइन से ही आपको पता लग रहा है ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। तो सिंपल सी बात है, हमें किसी डिजीज का डायग्नोज करने के लिए हम बीएमबी लेते हैं। तो व्हाट इज द पर्पज? अगर मैं पर्पज की बात करूं तो पर्पज में फर्स्ट पर्पज है हमारा कि ब्लड की डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए या कैंसर कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बोन मैरो सैंपल लेते हैं। तो यहां पे फर्स्ट है टू चेक दे, या मैं कह सकता हूं टू डायग्नोज दे ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, और एप्लास्टिक एनीमिया। ल्यूकेमिया और एप्लास्टिक एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मेरा पर्पज है टू डायग्नोज मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे ऑन्कोलॉजी वाले चैप्टर में। मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म का मतलब होता है कि वो नियोप्लाज्म जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाती है, जिनका मेटास्टेसिस हो जाता है, उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हम बोन मैरो का एस्पिरेशन करते हैं, बोन मैरो टिश्यू लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ विटामिन वगैरह हैं जिनके डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए टू डायग्नोज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन, इनकी डेफिशिएंसी, सीवियर डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए भी हम बीएमबी करते हैं। फोर्थ वन है टू डायग्नोज बोन मैरो डिप्रेशन। किसी कैंसर कंडीशन के कारण आपका बोन मैरो तो डिप्रेशन नहीं हो गया है, उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। ये 4 प्रोसीजर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रीजन है, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ टेकिंग बायोप्सी। तो उनमें से एक आपको मिलेगा जो आप ध्यान करें। नेक्स्ट है हमें साइट ऑफ बीएमबी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी साइट है बोन मैरो बायोप्सी लेने की। तो यहाँ पे मोस्टली 4 साइट्स हैं जो हम बीएमबी सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज लेते हैं। और उसमें फर्स्ट है हमारी
साइट्स ऑफ बीएमबी। बच्चों यहाँ पे देखो, बीएमबी लेने की फर्स्ट साइट है स्ट्रनम। कहां से लिया जाता है? स्ट्रनम से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रनल पंक्चर। स्ट्रनल पंक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो स्ट्रनल पंक्चर है, इसके अंदर हम स्ट्रनम को पंक्चर करते हैं। और स्ट्रनम को कहां से पंक्चर करते हैं? ये आपके बीच वाली जो बोन होती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रनम। और इस स्ट्रनम का यहाँ पे देखना, मान लीजिए ये आपकी स्ट्रनम है, और इस स्ट्रनम का ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या होता है? मैन्युब्रम पार्ट होता है। ये जो नीचे यहाँ पे जो पार्ट है, ये है मैन्युब्रम। और जो मैन्युब्रम है, मैन्युब्रम स्ट्रनम के अप्रोक्सीमेट हेड से 2 इंच नीचे, 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर एक इमेजिनरी लाइन होती है स्ट्रनम की, जिसको हम बोल के चलते हैं मैन्युब्रम। तो जब हम स्ट्रनम को पंक्चर करेंगे तो कौन सी साइड पे करेंगे? एट द साइट ऑफ मैन्युब्रम। मैन्युब्रम पे पंक्चर करते हैं। या मैं कहूं ये पार्ट इसका मैन्युब्रम हो गया है, उसके बाद ये बीच में आपका बॉडी हो गया, और ये तो हम ये भी कह सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। स्ट्रनम के जो बॉडी का अपर पार्ट है, उसको हम क्या, वहां से हम पंक्चर करेंगे, वहां से हम बीएमबी का सैंपल लेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रनम पंक्चर एट द साइट ऑफ मैन्युब्रम। और मैं कह सकता हूं अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्ट्रनम। स्ट्रनम के अपर पार्ट, जो बॉडी का अपर पार्ट है, वहां से हम क्या करते हैं? स्ट्रनम को पंक्चर करते हैं और हम बोन मैरो का सैंपल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे, जब भी हम ये सैंपल लेंगे, बोन मैरो बायोप्सी लेंगे, तो एक असेप्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं, क्योंकि हम बोन को पंक्चर करके अंदर जाते हैं, निडल को अंदर लेके जाते हैं। तो आपको पता है कि बोन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसे कंडीशन में आपको असेप्टिक स्टेराइल टेक्निक्स को यूज करना है। तो यहाँ पे भी हम स्टेराइल टेक्निक्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि जब हम स्ट्रनम से जब सैंपल लेंगे, तो पोजीशन की बात की जाए कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आप लोग बता के चले, यहाँ पे डोर्सल रिकम्बेंट। कौन सी पोजीशन दी जाती है? डोर्सल रिकम्बेंट। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाती है। और इस पोजीशन में आपने देखा होगा, पेशेंट को सुपाइन लेटा देते हैं, और उसके हेड है वो फ्लेक्स हो जाते हैं, और जो सोल है वो बेड के ऊपर रेस्ट करते हैं। ऐसी पोजीशन को हम डोर्सल रिकम्बेंट बोलते हैं। दूसरी जो हमारी सेकंड जो साइट है, दैट इज स्ट्रनम के बाद जो हमारी साइट है, वो है इलियक पंक्चर। जो इलियक स्पाइन है, उसको पंक्चर करते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग बोन मैरो बायोप्सी इन एडल्ट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेकिंग बोन मैरो सैंपल इन ए चिल्ड्रन। कि बताओ एडल्ट के अंदर बोन मैरो लेने की जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, बच्चों के अंदर कौन सी है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आप यहां से ध्यान दें कि मोस्ट कॉमन साइट माना जाता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीएमबी इन एडल्ट। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आया है उसी को मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट एडल्ट के अंदर कौन सी होती है? इलियक स्पाइन से लेते हैं बोन मैरो बायोप्सी। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कि इलियक स्पाइन में पंक्चर कहां करेंगे, तो आप लोग कह सकते हैं पंक्चर एट द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई स्पाइन के अंदर इलियक स्पाइन से तो लेते हैं, लेकिन इलियक स्पाइन के कौन से पार्ट से लेते हैं? एंटीरियर लोअर पार्ट से, सुपीरियर पार्ट से, या फिर लेटरल पार्ट से। तो कौन सी साइड से लेते हैं? तो आप लोग बताएं
कि जब भी हम इलियक स्पाइन को पंक्चर करते हैं तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक, पीछे वाला और ऊपर वाला, वहां पे हम निडल को इंसर्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि पोजीशन कौन सी देंगे। तो अगर पोजीशन की बात करें, यहाँ पे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, तो आप लोग बताएं। प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट को, प्रोन पोजीशन। कौन सी पोजीशन दिया जाता है, प्रोन। उसके बाद तीसरी साइड के बारे में हम बात करते हैं। तीसरी साइड होती है हमारी स्पाइनल पंक्चर। यहां से भी हम बोन मैरो सैंपल लेते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में लेते हैं हम यहां से। थर्ड वन हमारी है स्पाइनल पंक्चर। दोस्तों अगर स्पाइनल पंक्चर की बात की जाए तो आपको पता है इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को पंक्चर करते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को पंक्चर कहां करते हैं, एट द लेवल ऑफ L3 L4 वर्टिब्रे। L3 और L4 वर्टिब्रा के पास जाके हम स्पाइनल कॉर्ड को पंक्चर करते हैं और वहां से हम फिर सैंपल लेते हैं, वहां से हम टिश्यू लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल पंक्चर। यही साइट होती है जहां से हम लंबर पंक्चर भी करते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, स्पाइनल पंक्चर भी हम L3 L4 पे करते हैं। उसके बाद अगर पोजीशन की बात करें यहाँ पे कि कौन सी पोजीशन देंगे इसके अंदर, तो आपको पता है इस कंडीशन में पोजीशन हम कौन सी देते हैं, सी शेप पोजीशन, सी शेप पोजीशन या लेफ्ट लेटरल एंड नी फ्लेक्स पोजीशन। लेफ्ट या हम कह सकते हैं राइट लेटरल विद नी एंड नेक फ्लेक्स्ड ऑन एब्डोमेन। आपके नी और नेक एब्डोमेन की ओर फ्लेक्स रहेंगे। पेशेंट को राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक जिसको फीटल एटीट्यूड पोजीशन भी बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर अगर हम बात करें कि फोर्थ नंबर कौन सी साइट है, तो आप लोग बताएं टिबियल कॉन्डाइल्स। टिबियल कॉन्डाइल्स, और टिबियल कॉन्डाइल्स इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीएमबी इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर बीएमबी लेने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी मानी जाती है, टिबियल कॉन्डाइल्स। और इस टिबियल कॉन्डाइल्स से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है साइट्स हो गई, अमाउंट ऑफ सैंपल। अगर अमाउंट ऑफ सैंपल की बात करें तो जब हम बायोप्सी लेते हैं तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट होती है वो हम लेते हैं 0.2 ml के आसपास। 0.2 ml हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स जरूरी होंगे बोन मैरो बायोप्सी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, देखो बोन मैरो बायोप्सी करनी है तो सबसे पहले तो हमें बायोप्सी नीडल लेनी है। बायोप्सी नीडल होनी चाहिए हमारे पास डिफरेंट साइज की, जिनका होल थिक होल वाली नीडल्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, जिसको बायोप्सी नीडल या एस्पिरेशन नीडल भी बोल के चलते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा एस्पिरेशन सिरिंज होती हैं, जिनकी वजह से हम फिर एस्पिरेट करते हैं सैंपल को। तो एस्पिरेशन सिरिंज हमारे पास होती है। उसके बाद कुछ हमारे पास 5 ml और 10 ml की सिरिंज भी लेंगे ताकि पेशेंट को हम एनेस्थेटिक एजेंट दे सके। उसके बाद हमें पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट देने के लिए हमारे पास जाइलोकेन वगैरह भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइल ग्लव्स वगैरह होने चाहिए। आर्टरी फोर्सेप होनी चाहिए, क्योंकि असेप्टिक प्रोसीजर है, हमें साइट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें आर्टरी फोर्सेप चाहिए। उसके बाद साइट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे हम पोवेडिन आयोडीन यूज करते हैं। और उसका अगर आपसे कंसंट्रेशन पूछा जाए तो आप लोग बता दें कि सर्जिकल प्रिपरेशन करने के लिए हम पोवेडिन आयोडीन 7.5% यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो स्ट्राइल कंटेनर आपके पास होने चाहिए
किडनी ट्रे आपके पास होना चाहिए, और बाद में एक एडेसिव टेप वगैरह आपके पास होनी चाहिए, गोज पीस आपके पास होने चाहिए। ये सब आर्टिकल्स हम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्टिकल्स। जल्दी से हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला आर्टिकल्स हमारे पास निडिल होनी चाहिए, जिसको मैं कहूंगा एस्पायरेशन निडिल, या इसके दूसरा नाम है बायोप्सी निडिल। दूसरा जो आपके पास आर्टिकल्स है वो एस्पिरेशन सिरिंज, एस्पिरेशन सिरिंज। उसके पास है 10 ml सिरिंज विद निडिल। उसके बाद है जाइलोकेन 2%, स्ट्राइल ग्लव्स। उसके बाद है कंटेनर, किडनी ट्रे, गोज पीस, एडेसिव टेप, आर्टरी फोर्सेप, बीपी हैंडल। ये सब आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज प्रोसीजर। यहां आर्टिकल्स से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कितना परसेंट यूज किया जाता है, तो 7.5% बताएं। लोक्स कितना यूज किया जाता है, तो आप लोग बताएं कि 2% यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपसे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, टेक कंसेंट। पेशेंट से कंसेंट लेते हैं, कंसेंट डॉक्टर लेता है, एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर एक्सप्लेन करता है प्रोसीजर के बारे में, ताकि उसको किसी प्रकार की एंजाइटी डेवलप ना हो, पेशेंट को और रिलेटिव्स को। उसके बाद तीसरा है स्किन प्रिपरेशन करते हैं, साइट को प्रिपेयर करते हैं जहां से बोन मैरो सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद असेप्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं इसके अंदर। जब भी हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे तो असेप्टिक टेक्निक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेडेशन गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को सेडेशन दिया जाता है। उसके बाद है प्रोवाइड पोजीशन। पेशेंट को पोजीशन दी जाएगी, कहां से आप ले रहे हैं। अगर आप स्टर्नम से ले रहे हैं तो सुपाइन डोर्सल रिकम्बेंट सुपाइन पोजीशन दो। अगर आप पेशेंट के स्पाइनल से ले रहे हैं तो आप उसको सी शेप पोजीशन प्रोवाइड करो। तो जैसे अकॉर्डिंग टू आपके नीड है उसके हिसाब से आप लोग, या अकॉर्डिंग टू साइट के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट द निडल, या मैं कह सकता हूं पंक्चर द साइट विद निडल। निडल की सहायता से साइट को क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे। अब आपने पंक्चर कर दिया साइट को, उसके बाद आप क्या लेंगे, टेक सैंपल, और सैंपल लेने के बाद उस सैंपल को कलेक्ट कर लिया आपने। अब वहां से निडल लगाएंगे तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, प्लेस द
स्टाइल ड्रेसिंग एंड एडेसिव टेप ऑन पंक्चर साइट। और लास्ट आप लोग क्या करेंगे, 9 नंबर, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करें। ये था आपका प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर के बाद नर्सिंग केयर की। दोस्तों इसका जो नर्सिंग केयर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे 2-3 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। अगर नर्सिंग केयर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, एक तो आपसे जब भी आप लोग ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें बीएमबी वाले को, तो आपको स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स को यूज करना है। स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स का मतलब है कि उस पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको गाउन, ग्लव्स और उसको प्रॉपर तरीके से आपको हैंड वॉश करना है। ये सब चीजें आपको यूज करनी है, यानी आपको नर्सिंग बैरियर्स का यूज करना है ताकि किसी प्रकार का पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो और किसी प्रकार के उसको इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहे। तो आप लोग यहाँ पे बता दें। उसके बाद फर्स्ट जो नर्सिंग केयर में आपसे बात कर रहा हूं, यूज असेप्टिक टेक्निक्स फॉर केयर एंड ड्रेसिंग। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपसे पूछा गया है। प्रिवेंट बोन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि बोन को हम पंक्चर करते हैं। उसके बाद दूसरा है अप्लाई ए फर्म प्रेशर ओवर द पंक्चर साइट। पंक्चर साइट के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करें और उसके बाद उस पर क्या करें, एंड प्लेस एडेसिव टेप, और एडेसिव टेप उसके ऊपर चिपका दें। ऐसा हम क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट चांस ऑफ ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्व पंक्चर साइट। नर्स लगातार पंक्चर साइट को क्या करे, ऑब्जर्व करती रहे। ऑब्जर्व पंक्चर साइट फॉर एनी ब्लीडिंग, या मैं कहूं हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब भी होता है कि ब्लीडिंग बीनीथ द टिश्यू के नीचे जो ब्लड कलेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं हेमेटोमा। तो नर्स को ऑब्जर्व करना है कि किसी प्रकार का हेमेटोमा तो डेवलप नहीं हो गया है। अगर हो गया है, इफ डेवलप देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अगर ऐसा कुछ तो आपको देखने को मिले तो आप लोगों को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे अगर पूछा जाए तो वाइटल साइंस मेंटेन करेंगे। फोर्थ आपका पॉइंट होगा, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। मॉनिटर वाइटल साइन, जिनमें आपकी टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ये सब आप नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है
उसके ऊपर लेबल वगैरह करें, पेशेंट का नाम, UHID, ये सब उसके ऊपर मेंशन करें। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो नोट्स हैं उनको आप उसके ऊपर आइडेंटिफाई करें, राइट करें, उसके बाद उसको सेंड करें। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग द सैंपल एंड सेंड टू लेबोरेटरी, और उसको लेबोरेटरी के अंदर सेंड कर दे इमीडिएटली। लास्ट है आपका क्लीन द आर्टिकल्स विद कोल्ड वाटर। सबसे पहले आप कोल्ड वाटर से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आप लोग क्लीन करें, उसके बाद उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए उनको CSSD में उनको भेज दें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये था आपका आज का टॉपिक बोन मैरो बायोप्सी, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब।